वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। इसके अंदर हम गणना कर रहे थे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस का टोटल नंबर, यानी नंबर ऑफ मोड्स। इसके अंदर कैलकुलेशन हम 2 चरणों में करते हैं। कुल जो हमारा कैविटी है, जो कोटर है, ब्लैक बॉडी, उसके अंदर ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम एवरेज एनर्जी ज्ञात करते हैं पर स्टैंडिंग वेव, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ऊर्जा घनत्व मिलता है। टोटल नंबर ऑफ मोड्स के कैलकुलेशन में हमने ये व्यंजक प्राप्त किया था, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई c स्क्वायर और इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, जहाँ nx ny और nz क्रमशः x y और z दिशा में नंबर ऑफ लूप्स हैं स्टैंडिंग वेव में। अब ये एक गोले का स्फीयर का समीकरण है, और इसमें यदि हम nx ny nz को केवल पॉजिटिव वैल्यू दें तो ये उस गोले के धनात्मक अष्टांशक को व्यक्त करेगा, और nx ny और nz का प्रत्येक सेट हमें एक मोड प्रदान करेगा, एक स्टैंडिंग वेव प्रदान करेगा। इस प्रकार यदि हम टोटल नंबर ऑफ वेव्स ज्ञात करना चाहें तो जो धनात्मक अष्टांशक में हमारे गोले का जो पार्ट है उसके अंदर इस तरह की टोटल सेट्स की हमें गणना करनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसके अंदर हम 0 से न्यू आवृत्ति के मध्य सभी संभव आवृत्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए त्रिज्या r बराबर 2a न्यू बाई c वाले गोले की कल्पना करती हैं, जिसका समीकरण हमने देखा था अभी, और उसके 8वें भाग में अर्थात nx ny nz के धनात्मक मानों के लिए उपस्थित nx ny nz के कुल निर्देशांकों की संख्या। एक सेट का मतलब एक कोऑर्डिनेट, और इस प्रकार से यदि टोटल कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर लें तो वो सभी संभव आवृत्तियों की संख्या के बराबर होगा। अतः कोटर में संभव आवृत्तियों की संख्या कितनी होगी? अब ये देखिए ध्यान से, हमने जो गोला एज्यूम किया है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। लेकिन चूंकि हम पॉजिटिव ऑक्टेंट ले रहे हैं तो वो उस गोले का 8वां हिस्सा होगा, 8th पार्ट होगा, तो हमें 1/8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/8 4/3 पाई, और रेडियस थी हमारे पास 2a न्यू बाई c का क्यूब। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2⁻³ 8 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट n न्यू, टोटल नंबर ऑफ मोड्स 4π/3 a क्यूब न्यू क्यूब बाई c क्यूब। सो आवर्ती प्रास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू में प्रति इकाई आयतन कंपन विधाओं की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? n न्यू डी न्यू बराबर 4π न्यू स्क्वायर बाई c क्यूब डी न्यू। ए क्यूब भी था हमारे पास, ए क्यूब एलिमिनेट हो गया। कैसे? ए क्यूब हमारी कैविटी का टोटल वॉल्यूम है। हमने क्यूबिक कैविटी ली थी जिसकी साइड ए थी, और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो दिया जाता है साइड रेज़ टू पावर 3। सो ए क्यूब हमारा वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम का हम भाग लगा देंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो गया पर वॉल्यूम मोड ऑफ वाइब्रेशंस
मोड नॉर्मल मोड्स। सो प्रति इकाई आयतन कितने हो जाएगी, ए क्यूब का भाग लगाने के बाद 4π/c³ न्यू स्क्वायर डी न्यू। अब चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें ध्रुवित तरंगें होती हैं, पोलराइज्ड होती हैं, और पोलराइजेशन की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और इनमें ध्रुवण हो सकता है, और ध्रुवण की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। यदि हम जेड दिशा में एक्स दिशा में तरंग संचरण माने, किसी में भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड में, यदि एक्स दिशा में तरंग संचरण माने तो ध्रुवण की अवस्था वाई और जेड दोनों में से कोई एक हो सकती है। मतलब दो स्टेट संभव हैं, दो प्रकार की ध्रुवण अवस्थाएं संभव हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोड्स आया है, इसको हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी गेट n न्यू डी न्यू इक्वल टू 8π न्यू स्क्वायर बाई c³ डी न्यू। ये आ गया अप्रगामी तरंगों का घनत्व। तो हमारा आधा काम हो गया, अप्रगामी तरंगों का घनत्व तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी तो अभी हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसमें एनर्जी तो कहीं है ही नहीं, ये तो केवल एक नंबर है। सो एनर्जी कैसे है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव मिल गई हमें। अब यदि हमें प्रत्येक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी ज्ञात हो और उन्हें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। सो ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से, इक्विपार्टीशन थ्योरी से हम अप्रगामी तरंग की औसत ऊर्जा लेते हैं E बार इक्वल टू KT। वाइब्रेशन के लिए KT एनर्जी होती है, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं, और प्रत्येक की संगत 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है 1/2 KT, तो 2 के लिए हो जाएगी KT। तो औसत ऊर्जा KT। अब ये औसत ऊर्जा आ गई, इसको हम टोटल नंबर ऑफ मोड से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स भी कैसा है, पर वॉल्यूम। सो इससे हम जैसे ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी को, तो हमें एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगी। अतः क्वार्टर में आवर्ती परास न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, अप्रगामी तरंगों का घनत्व इनटू प्रत्येक तरंग की औसत ऊर्जा। दोनों वैल्यू हम पुट कर दें, सो 8π न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई c³ मल्टीप्लाइड बाई KT। देन वी गेट 8π न्यू स्क्वायर बाई c³ KT डी न्यू। ये रेले जीन्स रेडिएशन लो है। क्या है, रेले जीन्स रेडिएशन लो। यहाँ न्यू बराबर c बाई लेमडा तथा डी न्यू बराबर -c/λ² डी लेमडा का उपयोग हम यदि कर दें, ये हमें फ्रीक्वेंसी के पदों में प्राप्त हुआ। इसको यदि हम वेवलेंथ के पदों में लाएं, तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के रूप में रख देंगे, न्यू इक्वल टू c/λ। बाय डिफरेंशिएशन वी गेट -c/λ² डी लेमडा। ये दोनों वैल्यू इसमें हम रखें, तो हमें वेवलेंथ के रूप में एक्सप्रेशन मिलता है 8π KT/λ4 डी लेमडा। ये है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो इस प्रकार से हमने रेले जीन्स रेडिएशन लॉ प्राप्त कर लिया। अब रेले जीन्स रेडिएशन लॉ से जब गणना की गई, कैलकुलेशन की गई और कोशिश की गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने की, तो इसको भी पूरी तरह सफलता नहीं मिली। ये भी केवल लघु परास में ही सही साबित हुआ, और अब की बार जो परास थी वो थी लार्जर वेवलेंथ, यानी लार्जर वेवलेंथ के लिए तो ये सही साबित हुआ, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ये फेल हो गया। कैसे, देखते हैं इसको। रेले जीन्स विकिरण नियम की असफलता। ये नियम प्रायोगिक वक्रों में केवल उच्च तरंग दैर्ध्य अथवा कम आवृत्ति
उच्च तरंग दैर्ध्य अथवा कम आवृत्ति के लिए ही सही साबित हुआ, यानी कंप्लीट परास्त के लिए ये लागू नहीं हो पाया। देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो यदि लैम्डा का मान बहुत ज़्यादा है तो रेलेजेंस लो कुछ सेटिस्फाई करता है इसको, इधर यू लैम्डा ऊर्जा घनत्व, लेकिन आप देख सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये बिल्कुल फेल हो जाता है। किस तरह से, यहाँ हमने जो एक्सप्रेशन देखा वो है यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर का पद आया था आवर्ती के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यू न्यू बढ़ता जाएगा, या हम दूसरे पदों में कहें तो प्रोपोर्शनल न्यू स्क्वायर है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल 1/λ स्क्वायर है। अब जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा यू न्यू का मान कम होगा, यानी उच्च लैम्डा पर वैल्यू 0 की ओर अग्रसर होनी चाहिए, लेकिन और ऐसा ही होता है। इसका मतलब यहाँ तो सही है, लेकिन जब न्यू टेंड्स टू 0, जब आवृत्ति शून्य की ओर अग्रसर होती है, देन यू न्यू टेंड्स टू 0, ये तो ओके है। आवर्ती के पदों में बात करें तो निम्न आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य के पदों में बात करें तो उच्च तरंग दैर्ध्य, इस लिमिट में तो सही है नियम। लेकिन जब न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी देन यू न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि आवर्ती जब अनंत की ओर अग्रसर होती है, यानी बहुत उच्च आवृत्ति होती है, तो ऊर्जा घनत्व को अनंत हो जाना चाहिए। इसी बात को यदि लैम्डा के रूप में कहें, न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब लैम्डा टेंड्स टू 0, तो लैम्डा टेंड्स टू 0 पर यू न्यू अनंत होना चाहिए। लेकिन देखो एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या कहता है, लैम्डा टेंड्स टू 0 पर यू लैम्डा 0 होना चाहिए। अर्थात निम्न तरंग दैर्ध्य, या हम कहें कि दृश्य से पराबैंगनी क्षेत्र में जाने पर रेले जीन्स नियम की असफलता, जिसे पराबैंगनी विपदा कहते हैं, ये बात निकल के आई। इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि जब लैम्डा का मान कम होता है, यानी हम जैसे जैसे दृश्य क्षेत्र से पराबैंगनी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में बढ़ते हैं, लैम्डा का मान घटता है, तो ये नियम फेल हो जाता है। और इस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स द्वारा किया गया एक और प्रयास असफल साबित हुआ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया नहीं जा सका। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स का उद्भव हुआ और मैक्स प्लैंक के द्वारा अपना क्वांटम नियम दिया गया, और उसके बाद ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की पूरी तरह से व्याख्या की गई, जिसको हम पढ़ेंगे अगले लेसन में।